कर्मवीर जंगल मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात। राम राम भाइयों, मैं पल्लवी सिंह आप सभी का रेडियो कर्मवीर 90.0 एफएम पर स्वागत करती हूँ। मेरी माटी मेरा खेत कार्यक्रम के तहत आज हम लेकर आए हैं खेत और खलिहानों से जुड़ी ऐसी बातें जो आपके कृषक जीवन को सफल बनाने में उपयोगी होगा। इसी के तहत आज हमारे साथ मौजूद हैं बीज उपचार की विधियां, लाभ और सावधानियों के बारे में जानकारी देने के लिए डॉक्टर भरतलाल जी। ये सहायक अध्यापक के पद पर आसीन हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह कार्यक्रम नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड विजयपुर इकाई द्वारा प्रायोजित है। एनएफएल एक शेड्यूल एक मिनी रत्न कंपनी है जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा संगठन है। किसानों का मित्र, राष्ट्र का गौरव। आज का कार्यक्रम खास इसलिए भी है क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो उन विषयों के बारे में जानकारी देंगे जो एक कृषि जीवन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो सबसे पहले मेरी माटी मेरा खेत कार्यक्रम में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आज बात करने वाले हैं बीज उपचार विधियों की। तो जो सबसे पहला मेरा सवाल है कि बीज उपचार क्या है? जैसे मैडम ने पूछा है मेरे किसान भाइयों कि बीज उपचार क्या है, तो बीज प्लस उपचार, बीजोपचार जैसे आप लोग पूछ रहे हैं बीजोपचार, तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि बीज प्लस उपचार उसे बोलते हैं बीज उपचार। तो बीज उपचार से क्या होता है, सबसे पहले अपन देखें इसको कि बीज उपचार से जो पौधा रहता है उसका जीवन, तो उसको सबसे पहले हेल्दी प्लांट अपन को डेवलप करने के लिए बीजोपचार एक प्रथम चरण है। बीजोपचार में सबसे पहले होता है कि जैसे अपन बीजोपचार करने से के पूर्व माने मिट्टी में कौन कौन से रोग हैं, कीट हैं, उनके लिए इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड से बीजोपचार करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को बीजोपचार कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, मेरा दूसरा सवाल है कि बीजोपचार के बारे में जैसा आपने बताया, तो दूसरा सवाल है कि इस बीजोपचार का कृषि में क्या महत्व है? बीजोपचार का कृषि में यह महत्व है, जैसे सबसे पहले बीजोपचार अपन करते हैं तो कैसे स्वस्थ प्लांट, बीजोपचार करने का मेन मकसद है प्लांट का जन्म होने से ही पहले उसको कैसे स्वस्थ बनाया जाए। जैसे तो उसको स्वस्थ बनाने के लिए या उसका स्वस्थ जन्म होने के लिए बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी है किसान भाई। बिल्कुल सही बात कही सर ने कि अगर बीज ही स्वास्थ्य से संबंधित, मतलब कि अगर हम बात करें कि अगर बीज ही अच्छा नहीं होगा तो हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा। तो इसलिए बीजोपचार की विधियों में उसके स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए उपचार ज़रूरी है। सर, लेकिन जो बीज उपचार है इसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं? जी मैडम, जैसे बीज उपचार की मेनली अपनी दो विधियों का यूज किया जाता है। दो के अलावा अपन दो विधियों का और यूज करते हैं। तो पहली अपनी सूखी विधि में क्या करते हैं, सूखा सीड लेते हैं, सूखी दवा की मात्रा लेते हैं, चाहे वो फंजीसाइड हो या इंसेक्टिसाइड के लिए वो मात्रा पहले से फिक्स की जाती है दवाई और प्लस सीड के साथ। तो इन दोनों को क्या अपन दोनों को मिक्स करते हैं, दोनों को सूखी विधि के द्वारा मिक्स करते हैं और उसको अच्छे से मिक्स करने पर सीड के ऊपर उसकी दवाई की कोडिंग हो जाती है। तो उसके बाद वो मिक्सर बन जाता है सूखा सीड बीजोपचार का। तो जैसा कि सर ने बताया कि किस प्रकार से उसकी विधियां हैं जो अपनाई जाए तो बीज उपचार में बहुत सहायक होगा। सर, लेकिन जो बीज उपचार है इसका तरीका क्या है कि कैसे किया जाए? जैसे बीजोपचार की हमने जैसे बताया आपको कि दो मेन विधियां हैं, दो अदर विधियां हैं। तो जैसे पहले हमने बताई थी आपको सूखी सीड, फिर आता है गीला सीड करके या गीली विधि मेथड। तो गीली विधि मेथड में अपन क्या करते हैं, जैसे बाटल लेते हैं, जैसे पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सीड कोडिंग, माने बीज पे कोड करना दवाई का। तो इस मेथड में अपन एक तो मेथड होती है जो अपन मैकेनिकल रूप से आजकल मार्केट में ड्रम सीड मेथड का उपयोग करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, एक जो दी गई मात्रा केमिकल की और अपन को कितनी सीड पे कोट करना है उसका, तो उसके लिए अपन उसमें ड्रम मेथड में रखते हैं और उस पर पानी का छिड़काव करते हैं, जिससे जो अपनी लिक्विड दवा है या पाउडर दवा है वो सीड पर अच्छे से कोड हो जाए। तो उसके लिए अपन गीली विधि का यूज करते हैं। तो उस ड्रम को 15 से 20 बार से चलाते हैं किसान भाई,
तो उससे पूरे सीड और जो दवा रहती है तो दवा का सीड पे अच्छे से कोड हो जाता है, अच्छे से लेप हो जाता है। इस पूरी मेथड को बोलते हैं ड्रिम मेथड या सीड कोडिंग मेथड। सर जब ये करते हैं हम बीजोपचार के समय में, जब इसकी विधियाँ अपनाते हैं, जी तो इनमें कभी कभी कई सारी परेशानियाँ आ जाती हैं, तो उन परेशानियों का सामना कैसे करें? जैसे सीड माने बीज उपचार में सबसे बड़ी परेशानी किसानों के लिए ये आती है कि वो कैसे सीड का उपचार करें। बीज उपचार में पहली प्रॉब्लम ये आती है किसानों के लिए कि वो एक तो किसानों को ये अनुभव नहीं रहता है किस रोग के लिए, किस कीट के लिए कौन सी दवाई लाना चाहिए मार्केट से, कौन सी दवाई से बीज उपचार करते हैं। दूसरी बात आती है कहीं मार्केट में आपको दवाई मिल जाती है बीज उपचार की, तो उसके लिए अब किसान क्या करते हैं कि मात्रा कि उसकी जो दवा की दी गई मात्रा के अनुसार उसमें सीड में ना मिलाने के कारण उनकी क्या है वो जो जितना अपन को अच्छे से प्लांट की स्वस्थ हेल्थ चाहिए उतना नहीं मिल पाती है। इसी के साथ और भी कुछ प्रॉब्लम, जैसे बीजोपचार 3 मेथडों से किया, 3 विधियों में किया जाता है। जैसे आप बीजोपचार करना चाहते हैं राइजोबियम कल्चर के लिए करना चाहते हैं, या फंजीसाइड माने फफूंदी नाशक के लिए करना चाहते हैं, या कीटनाशक के, तो इनका भी एक मैडम पैटर्न है पूरा। तो वो पैटर्न के ही बेस पे करते अगर आपने आगे पीछे पैटर्न को कर दिया तो बीज उपचार में और आपको हानि हो जाती है। तो इसका मेन पैटर्न है, जैसे अपन को फर्स्ट बार कहीं सीड ट्रीटमेंट करना है, किसके लिए, तीनों मेथड के लिए एक ही सीड को ट्रीटेड करना है। तो फर्स्ट में अपन सबसे पहले करते हैं फंजीसाइड का, जो फफूंदी को मारता है उसका सबसे पहले ट्रीटमेंट करेंगे उसी सीड के ऊपर। फिर दूसरा इंसेक्टिसाइड जो कीट को मारते हैं उसका उसी सीड पे कोट करते हैं। और तीसरा आता है बीजोपचार में जो बीज के लिए माने अपन न्यूट्रिएंट अच्छे से मिले सॉइल में उसको कवर करने की जो लास्ट मेथड होती है, तो उसको तो कर देते हैं बीज कल्चर के द्वारा पूरे सीड को कवर। तो सबसे लास्ट में आता है बीज उपचार। अगर ये तीनों मेथड का अपन एक साथ एक ही सीड्स को अपन बीज उपचार करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो रहती है कल्चर, बीज कल्चर का, उसकी अपन मात्रा डबल रखते हैं, क्योंकि इसमें अपन ने फंजीसाइड मिला दिया है, फफूंदी नाशी मिला दिया, कीटनाशक मिला दिया। तो उससे क्या है जो बीज उपचार कल्चर रहता है वो जैविक रहता है, तो उसके द्वारा उसको कंट्रोल माने उसकी मात्रा को डबल करते हैं जिससे उसका इफेक्ट अच्छे से बना रहे। बिल्कुल सही सर कि 3 विधियां अपनाई जाएं, किस तरह से फिर बीज उपचार किया जाए। सर लेकिन अगर तीनों विधियों में से अगर एक विधि ना अपनाई जाए तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? यही है मैडम, जैसे कि आजकल इंटीग्रेट हमारा समन्वित कीट प्रबंधन का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसके लिए अपन को हर जगह ये सोचते हैं कि कम से कम लेवल लगे, कम से कम इफेक्ट हो। अगर अपन तीनों मेथड का माने तीनों विधियों का एक साथ यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपकी एक तो लेबर बचेगी, एक ही टाइम में तीनों विधियों से तीनों समाधान हो जाएंगे आपके। जी सर, और जब ये बीजोपचार है किया जाएगा, इसकी तीनों विधियां अपनाई जाएंगी, तो इस बीजोपचार के क्या क्या लाभ होंगे और कैसे मतलब वो चीज़ें सामने आएंगी? जैसे ये तीनों विधियों का अगर अपन यूज करते हैं तो सबसे पहले अपन जैसे किसी कीटनाशक के लिए सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो जो प्लांट होगा स्वस्थ होगा, उस पर 15 से 20 दिन, जब प्लांट छोटा रहता है 15 से 20 दिन किसी भी इंसेक्ट का मानो उस पर अटैक नहीं होगा। 15 से 20 दिन सीड ट्रीटमेंट माने बीज उपचार के द्वारा उसको स्वस्थ रखा जाता है। ऐसे ही है अपना के फफूंदी नाशी का सीड ट्रीटमेंट करते हैं उसी के साथ में, तो 3 वीक तक किसी भी जो सॉइल से हो या सीड से बीमारी रोग होते हैं उनसे उसको उपचार किया जाता है। उसी के बाद अपन बीज कल्चर रहता है, तो उसके बीज कल्चर से क्या होता है जो स्टार्ट में प्लांट को क्या मटेरियल न्यूट्रिएंट चाहिए या पोषक तत्व की मात्रा चाहिए, तो उसके लिए क्या है 15 से 20 दिन तक अपन को कोई पोषक तत्व नहीं दिया पड़ते हैं, जिससे कि वो उसको माने स्वयं में 3 से 4 वीक तक ये तीनों मेथड के द्वारा प्लांट बिल्कुल स्वस्थ रहता है। जी सर। सर जब बीजोपचार करते हैं तो आपने बताया कि 3 विधियां अपनाते हैं और उसका कैसे लाभ होगा किसानों को, लेकिन ये सब करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो किसान भाइयों को ये पता होना चाहिए कि हमारे खेत में कौन सी पहले से क्रॉप उगाई गई है, तो उसमें कौन से रोग हो सकते हैं, उसमें कौन से कीट हो सकते हैं। हमारे सॉइल की एनालिसिस कराते हैं तो सॉइल में कौन सी न्यूट्रिएंट्स नहीं है जिसके द्वारा हम उनको, तो ये सबसे मेन पैटर्न है। दूसरी बात आती है कि जब किसान मार्केट में जाते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हमें किस माने क्रॉप के लिए सीड बीज ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन सबसे ज़्यादा क्या उसे जहाँ भी आप मार्केट से जा रहे हैं तो उसकी मात्रा उससे दुकानदार से पूछें और किस रोग के लिए या कीट के लिए या
कल्चर कर रहे हैं तो उसके लिए अपन उस दवा को खरीदें। फिर उसके बाद आता है कि किसान भाई आजकल क्या है कि जहाँ सस्ती दवा मिलती है तो अपनी एक्सपायरी डेट नहीं देखते हैं दवाई पे कभी भी। तो एक ये सबसे बड़ा फैक्टर है, जहाँ उनको सस्ती मिलती है तो वो वहाँ पे अपनी दवा सस्ती ले लेते हैं और उसकी एक्सपायरी डेट में। इसके बाद जैसे हमने आपको बताया था, फिर आता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैटर्न। किसान भाइयों को पैटर्न का पता नहीं रहता है कि किस पैटर्न में करना है। जैसे आपने बीज कल्चर कर दिया और इसके बाद इंसेक्टिसाइड कर रहा है या अपन फफूंदीनाशी कर रहा है, तो जो बीज कल्चर है उसका इफेक्ट 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमने बताया था आपको, सबसे पहले फफूंदीनाशी का करना चाहिए, दूसरी उसी सीड पे दूसरी बार अपन को कीटनाशक का करना चाहिए, और तीसरी है अपने बीज कल्चर, जिससे अपन को पोषक तत्व मिलते हैं प्लांट को और वो प्लांट अच्छे से स्वस्थ रहता है। इसके बाद जो जनरल इफेक्ट हैं, जैसे प्लांट स्वस्थ रहेगा, रोग निरोधी रहेगा, कीट निरोधी रहेगा, इन सब से उसका प्रबंध होता है। और इसके बाद लास्ट में जो अपना मेन उद्देश्य है कि उत्पादन अच्छा मिलता है। सर, तो मतलब किसानों के लिए बीजोपचार उपयोगी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, किसानों के लिए बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। और इसके हम और ऐड करना चाहेंगे कि जो किसान नहीं कर रहे हैं उनको इन पे बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार का एक ही बीज उपचार करने से आपके 3 समाधान हो जाते हैं। और प्लांट की जो अपन को प्रारंभिक ग्रोथ चाहिए, माने वृद्धि चाहिए, स्वस्थ वृद्धि के लिए बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। सर, आपने स्वस्थ वृद्धि की बात करी, तो बीजोपचार किया जाना चाहिए किसानों के लिए, जिससे कि जो बीज है जब वो अंकुरित होगा, बड़ा होगा, तो उससे अगर बीज भी सुरक्षित रहेगा और जो किसानों द्वारा तैयार होगा, जो हमें मिलेगा, तो इससे हमारा भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो ये अगर बीजोपचार ना किया जाए तो इससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है? जैसे हम बीज उपचार नहीं करते हैं जो भी किसान भाई, तो उसके लिए सबसे पहले जैसे कुछ अलग अलग जो कीट रहते हैं, कोई 15 दिन पे आते हैं, कोई पहले ही से सॉइल में, तो पहला तो इफेक्ट अपने जो किसान भाइयों के उत्पादन पे पड़ेगा। उत्पादन के अलावा अब जो अपन अपनी हेल्थ पे सोचें कि पूरे मानव पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, तो किसान जैसे ही कीट स्टार्ट होते हैं, इंसेक्ट या रोग स्टार्ट होते हैं, उससे क्या करते हैं वो अपना जर्नल स्प्रे करने लगते हैं। उस पर स्प्रे माने छिड़काव करते हैं दवाइयों का। तो दवाइयों का छिड़काव करेंगे तो किसी भी दवाई का छिड़काव करने से क्या होता है मैम कि 15 दिन तक एक दवाई का इफेक्ट रहता है। तो जो किसान सब्जियों का कर रहे हैं तो बहुत ही माने इंसेक्टिसाइड का दवा का यूज ना करें, क्योंकि सब्जियां जैसे आपकी लौकी है, तोरई है, भिंडी है, इन सभी पे आप कहीं बीज उपचार ना करके डायरेक्ट सोइंग कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा कि लौकी 4 से 5 दिन में तोड़ ली जाती है, भिंडी 3 दिन में टूटती है। और आपको जैसे हमने बताया कि कीटनाशक या रोग फफूंदीनाशक का इफेक्ट कब तक रहता है? 15 दिन तक। तो इस पर सबसे बड़ा जो पूरी पॉपुलेशन है इंडिया की, उस पर इंसेक्टिसाइड और फफूंदीनाशक का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उनकी हेल्थ पर। जी सर, मेरा दूसरा सवाल है कि बीजोपचार कितना सार्थक होगा किसानों के लिए? बीज उपचार करने से जैसे सबसे ज़्यादा तो हमने जैसे बताया कि 1 महीने तक क्रॉप की पूरी तरह से रक्षा रहती है। जो तीनों से, फफूंदी से आपको पोषक तत्व अच्छे मिलेंगे, और उसी के साथ कीटों से जो प्रारंभिक अवस्था होती है। और प्रारंभ अवस्था में ही पौधों को बहुत ज़रूरत होती है कि जब प्रारंभ में ही पौधे बिल्कुल स्वस्थ नहीं होंगे तो आपका प्रोडक्शन या उत्पादन बिल्कुल ना के बराबर। सर, तो मतलब बीजोपचार हर किसान को अपने कृषि क्षेत्र में करना ही चाहिए, या फिर नहीं भी करते हैं तो भी उसका कोई लाभ मिल सकता है? जैसे आप बीज उपचार आजकल किसान करते नहीं है, लेकिन करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में हम जैसे प्लांट स्वस्थ नहीं है तो उसको ज़रूर उत्पादन में हानि होगी, क्योंकि प्लांट की जो बीज उपचार से रक्षा होती है वो 1 महीने तक होती है। तो इसके लिए बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। नहीं करते हैं तो उनको आर्थिक हानि या अलग से कीटनाशक या फफूंदीनाशक के स्प्रे करना पड़ते हैं, उससे उस टाइम पे कंट्रोल नहीं होता है। तो जो प्रारंभिक कीट और रोग हैं उस अवस्था में माने पौध के स्टेज में, उस पर बीज का बहुत अच्छा प्रभाव, बीज उपचार का बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है। और बिल्कुल जो प्लांट रहते हैं प्रारंभ में वो बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, और उसी से जब प्लांट छोटे में अच्छा रहेगा तो बड़े में भी वो बिल्कुल अच्छा रहता है और अच्छे उत्पादन देते हैं। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बताया कि जब प्रारंभ में जब पौधा अच्छे से खिलेगा और स्वास्थ्य उसका सही रहेगा, तभी वो बड़ा होकर हमारे लिए भी फ़ायदा करेगा और एक समाज को एक अच्छा स्वास्थ्य देगा, हम लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य देगा। सर, तो जो बीजो उपचार है, इसकी जो आपने विधियां बताई कि 3 तरीके से की जाती हैं, अगर इन तीनों विधियों में कभी किसी एक विधि में कमी आ जाती है तो इसका उन बीजों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
जैसे मैम हमने देखो विधि 4 में हमने आपको पैटर्न बताए हैं कि इस पैटर्न में करना चाहिए कि सबसे पहले आपको फफूंदीनाशक का करना चाहिए। तो जितने भी प्लांट में जो प्रारंभिक अवस्था या सॉइल में जो रोग हैं फफूंदी से होते हैं, बैक्टीरिया वायरस, इनकी अलग अलग सभी की दवाएं होती हैं, उनसे सी ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो प्रारंभिक अवस्था में प्लांट रहते हैं उनको 1-1.5 महीने तक बिल्कुल स्वस्थ रखते हैं। उसके बाद दूसरा पैटर्न है कि इंसेक्ट जो कीट आते हैं, कीटों के लिए सी ट्रीटमेंट करते हैं आप अगर कहीं, तो उसके लिए भी यही है कि 1 से 1.5 महीने तक कोई भी इंसेक्ट उसमें जो प्रारंभिक अवस्था में प्लांट को खाते हैं वो उसको इफेक्ट नहीं करते हैं। उसी के साथ जो लास्ट पैटर्न है बीज कल्चर। बीज कल्चर हमेशा प्लांट के पोषक तत्वों के लिए किया जाता है, जिसमें जैसे अपन देखा जाए तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजन सहजीवी रहते हैं, राइजोबियम कल्चर बोलते हैं आप लोग उसको किसान भाई, और उसी का करते हैं। तो ये तीनों को मिला के एक इसी ट्रीटमेंट का पैटर्न बनाया गया है। इसे पैटर्न बोलते हैं कि इस पैटर्न में करना है आपको। कहीं पैटर्न आगे पीछे करते हैं आप तो एक दूसरे पैटर्न पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपने कल्चर कर दिया पहले बीज कल्चर, तो आपका और उसके बाद कोई कर रहा है तो बीज कल्चर का 0 इफेक्ट हो जाएगा। प्लांट जैसे आपने सीड पहले लिया था वैसे ही का वैसा रहेगा। इन और जो 2 हैं फफूंदीनाशी और कीटनाशक, ये आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं किसान भाई। जैसे कि किसी के सॉइल पहले ही से अच्छी स्वस्थ है और वो नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, लेकिन जिसको पता है कि हमारी सॉइल में पहले कौन सी क्रॉप ली गई है या लेना है तो वो उनको पैटर्न अपनाना ही पड़ेंगे, जिससे एक ही टाइम में 3 चीज़ों का समाधान हो रहा तो प्लांट बिल्कुल आपका प्रोडक्शन 100% अच्छा रहेगा। वो जो प्रारंभिक आपकी छिड़काव की या इसकी जो आर्थिक हानि है वो बिल्कुल बच जाती है। सर अभी आपने बताया कि बीजोपचार में जो मिट्टी है इसका सबसे ज़्यादा महत्व है, तो इस मिट्टी की पहचान को एक किसान कैसे पहचाने कि वो उसके बीज के लिए कितना लाभकारी है और कैसे ये बड़ा होगा? जैसे आजकल सभी डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में, हर जगह सॉइल सैंपल या सॉइल अपनी वो कराने के लिए, एनालिसिस कराने के लिए कृषि महाविद्यालय है, कृषि में और भी जितनी बनाई सॉइल लैब बनाई गई हैं मुख्यमंत्री योजना के द्वारा, तो वहाँ पे वो अपने करा सकते हैं। लेकिन वो वहाँ पे ओनली न्यूट्रिएंट्स की होती है, तो अपन उसके लिए बीज कल्चर अपनाते हैं, लेकिन आपको या तो फफूंद या इनका अभी तक ऐसी अपने पास में किसी किसानों के पास ऐसी लैब नहीं है कि इसमें कौन सी इंसेक्ट रहते हैं, इसमें कौन सी रोग हैं पहले से सॉइल में। लेकिन किसान भाइयों को कुछ तो अनुभव रहता है। जैसे किसी किसान के खेत में पहले से उकटा आता है चना में, तो उसको ज़रूर अपनाना चाहिए, क्योंकि उपचार अब उकटा उसको दिख रहा है हर जगह अपने फील्ड में या एरिया में, तो उसको उकटा के लिए बिल्कुल ज़रूर सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। उकटा फफूंदीनाशक से उसका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी, बिल्कुल सही बात बताई सर आपने। अब सर मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है कि आप बीजोपचार के लिए जो आज के किसान हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा किसानों से यही संदेश है कि सब जब तक प्रारंभिक आप अवस्था में प्लांट कहीं स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसके लिए आपको बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, इसके बाद जब प्लांट छोटे से अच्छा नहीं रहेगा तो बड़े में वो उत्पादन नहीं दे पाएगा। इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि तीनों पैटर्न में आप बीज उपचार करें, जिससे आपकी तीनों समाधान एक साथ हो सके। सर इसी के साथ एक और सवाल इसी में मैं जोड़ देना चाहती हूँ कि आपने जैसे बताया कि बीजोपचार कैसे करना चाहिए, कैसे किसानों को ध्यान रखना चाहिए, तो कौन सी ऐसी एक छोटी सी कमी है जो बीजोपचार के समय रह जाती है जिससे कि आज जो भी पैदावार हो रही है उसमें कमियां आ रही हैं? सबसे बड़ी कमी ये है कि किसान रहते हैं जो पढ़े लिखे कम होते हैं, उनको जो दुकानदार होते हैं उनको वो बेवकूफ़ बना देते हैं दवा में। एक तो किसान को भी इतना अच्छा नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो किसी भी साइंटिस्ट या कहीं पे संपर्क नहीं करते हैं जो उसके बारे में जानते हैं। तो वो जो उनको लगा और वो मार्केट से ले आते हैं। मार्केट में भी जो दुकानदार बैठे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो अपनी दवाई को बेचने के लिए उनको दे देते हैं डायरेक्ट कि आप इससे कर लीजिए हो जाएगा। लेकिन जब दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा तो आप कैसे कह सकते कि ये आपके खेत में है पहले से और आप ये करिए, या आप जैसे अपने ही से सोच लो अपन ने क्या खाया अपन नहीं बताएंगे डॉक्टर को, तो वो नहीं हो सकता आपका इलाज। तो ऐसे ही उसका है, जब किसान को पता ही नहीं है हमारे खेत में क्या है और हमें कौन सी दवाई चाहिए उसके लिए, तो ये सबसे बड़े जो दूरी है किसान और दुकानदार के बीच में, किसान या किसी साइंटिस्ट के बीच में, किसान या किसी लैब के बीच में, या कृषि विश्वविद्यालय केवीके के बीच में, जो उनसे जुड़े नहीं हैं, उन्हीं किसानों को सबसे ज़्यादा। जो किसान जुड़े हैं, जैसे हम भी देखते हैं हमारे कॉलेज या केवीके कहीं भी किसान आते हैं जो वहाँ जुड़े हैं, उनके यहाँ बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। वो आपका बीज कल्चर करते हैं, वो सीड ट्रीटमेंट करते हैं, वो सभी मेथड अपना रहा है, तो उनका प्रोडक्शन बगल वाले किसान से कई गुना ज़्यादा होता है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे विश्वविद्यालय में मिल रहे हैं।
सर वैसे तो मेरा अंतिम प्रश्न था, लेकिन आप जो किसानों के बारे में, बीजोपचार के बारे में इतना सही जानकारी दे रहे हैं, तो मन में फिर से एक प्रश्न उठ रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने बताया कि कई बार होता है कि किसान और दुकानदार के बीच है जो वो समन्वय नहीं बैठ पाता है, और उसके कारण जो बीजोपचार में कमियां आ जाती हैं। तो कैसे पता लगाए एक किसान की ये हमारे बीज के लिए अच्छा है, कैसे कहाँ से उन चीज़ों के विधियां अपनाए और दुकान से लेके आए? किसानों को हमेशा किसी भी अनुसंधान, जैसे अपने यहाँ केवीके चलता है, अपने यहाँ एडीए ऑफिस है, विश्वविद्यालय है, कृषि महाविद्यालय है, और भी कृषि से जुड़े जितने भी अधिकारी या जो वैज्ञानिक हैं उनसे संपर्क बनाए। अपने यहाँ 15155 नंबर चलता है जो गवर्नमेंट, वहाँ पे भी आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हमें इसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट की दवाई का यूज करें। तो इससे बचने के लिए बहुत समाधान है, लेकिन किसान क्या संकोच करता है, आप उसमें पूछता नहीं है और वो डायरेक्ट दुकानदार के पास जाता है और वहाँ से जो आपने जर्नली बता दिया, जब तक आप मिट्टी नहीं ले जाओगे या प्लांट नहीं ले जाओगे तो उससे आपको पता नहीं पड़ेगा। वो दवाई देते एक जर्नल, उससे ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद वो आपकी हानि है आर्थिक। सर अभी आपने जो एक जानकारी दी जो हमारे किसानों के लिए बेहद ज़रूरी है कि इस नंबर पर डायल कर कर आप बीजोपचार के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कौन सी विधि अपनाई जाए इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो सर मैं चाहूँगी कि एक बार आप हमारे किसान भाइयों को ये नंबर और थोड़ी सी जानकारी फिर से दें, जिससे वो जान सकें और अपनी जो बीजोपचार की विधि है उसे अच्छा करने में सफल हो सकें। जैसे ये गवर्नमेंट नंबर है मैडम, जैसे टोल फ्री नंबर है 1551, तो ये बिल्कुल टोल फ्री नंबर है। इस पे किसान को आप चाहे फफूंदीनाशक हो, सीड ट्रीटमेंट के बारे में, या पूरी इंसेक्ट माने पूरी विधि, पूरी प्रोडक्शन के बीच में कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो पूरा सॉल्यूशन देते हैं इस टोल फ्री नंबर पे। तो किसानों के लिए ये सबसे अच्छा है। वो टोल फ्री नंबर भी यहाँ से, जैसे जो टोल फ्री को वो करते हैं तो वो होल्ड करते हैं किसी साइंटिस्ट के पास, वो साइंटिस्ट के पास या वैज्ञानिक के पास जाता है। तो इसलिए आप जब भी कॉल करते हैं किसान भाई, तो सामने से वो आता है मैसेज कि आप 2 मिनट के लिए होल्ड रहें। तो वो होल्ड का मतलब यही रहता है कि वो किसी ना किसी वैज्ञानिक से वहाँ आपको जोड़ते हैं। तो वो जब तक कोई नहीं बताएगा, जब तक वैज्ञानिक नहीं बताएगा कि ये दवाई इस चीज़ के लिए अच्छी है, तो उसी के लिए वो कॉल आपकी कॉल को होल्ड करते हैं। और होल्ड करके किसान से, वो मानस वैज्ञानिक से पूछते हैं कि हमारी समस्या ये है, इसके लिए ये सामान, इसलिए तो वैज्ञानिक से जुड़े रहते हैं। और इसके लिए ये सबसे अच्छा नंबर है जिस पे आप टोल फ्री नंबर रहता है, किसान भाई आराम से अपनी सुविधाएं पूछ सकते हैं। सभी दवाई आपकी पूरी प्रारंभ से लेके लास्ट तक, कब हार्वेस्ट करना, कब क्या करना, तो इस टोल फ्री नंबर पे आप बिल्कुल हमेशा जुड़े रहते हैं। सर आपने बीजोपचार के बारे में इतना सब कुछ बताया, लेकिन बीजोपचार में जो आपने एक बात करी कि बीज कल्चर, तो बीज कल्चर क्या है? बीज कल्चर, जैसे मैम हमने बताया कि प्रारंभ में बीज कल्चर भी एक माने बीजोपचार का एक विधि है, जिसमें क्या करते हैं, पौधों को पोषक तत्वों के लिए अपन उसको कल्चर से करते हैं। जैसे फर्स्ट, इसमें 2 मेथड रहती हैं। फर्स्ट आती है कि जो फसलें अपनी दाल वाली रहती हैं उनके लिए अपन राइजोबियम कल्चर का, जैसे अपन सहजीवी जीवक कहते हैं, उसके लिए अपन उससे करते हैं। उसकी मात्रा अपन, जैसे कोई जैविक कल्चर है तो जैविक कल्चर की मात्रा 10 से 15 ग्राम पर केजी सीड रखते हैं। ऐसे ही अपन जो नॉन अपनी दलहनी फसलें, उनके लिए एजेक्टोबैक्टर और भी जो जीव कल्चर हैं उनके द्वारा कल्चर किया जाता है। इन सब को कल्चर करने के लिए, जैसे हमने आपको बताया कि बीज कल्चर में ये क्या होती है, सीड कल्चर मेथड, जिसमें अपन ड्रम का यूज करते हैं। या किसान भाइयों जो माने उनके पास मशीन नहीं है मैकेनिकल हार्वेस्ट, उसके लिए सीड कल्चर के लिए, तो क्या करते हैं, अपन नॉर्मल एक मटका लेते हैं। गांव में मटके किसान भाइयों के पास, सबके पास मटके हैं। तो मटके में अपन जो मात्रा बताई गई है, सीड जितना आपको ट्रीटमेंट करना है और जो दवाई की मात्रा बताई गई है, उस मटके में अपन उसको भर देते हैं और उसको धीमे धीमे हिलाते रहते हैं। जो सीड रहता है और दवाई, तो वो अच्छे से एक दूसरे पे कोड हो माने चिपक जाती है। इसके बाद किसान को कब उसको यूज करना है या कब नहीं करना है, वो एक इसी का भाग है। जैसे अपन ने बीज उपचार किया या कल्चर किया, कल्चर करने के बाद अपन को 4 से 5 घंटे के अंदर उसको अपन को माने बुवाई कर देना चाहिए सीड की।
तो वो इसके लिए अपन कल्चर करने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, अपना सीड गीला रहता है तो उसको छाया में सुखाना चाहिए, अच्छी छाया में। जैसे धूप में नहीं सुखाते हैं, क्योंकि कल्चर में क्या जीवाणु रहते हैं, तो आप धूप में सुखाओगे तो कुछ जीवाणु उसमें से नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अपन को इसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले जैसे अपन ने किया तो उसे फर्श पे या कहीं जो आपके खेत में भी है तो खेत में बिछा के कुछ उसको छाया में सुखाते हैं, और इसके बाद अपन यूज करते हैं। तो यूज करने के 4 से 5 घंटे में उसको यूज कर देते हैं, यानी कि सोइंग कर देते हैं उस सीड की। और जो बचा हुआ सीड है आपका बीज कल्चर के द्वारा, तो उसको अपन या तो उसको नष्ट कर देना चाहिए, या फिर उसको घर नहीं ले जाते हैं मैक्सिमम किसान, क्योंकि घर पे जाने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। या तो कोई छोटे बच्चे रहते हैं वो खा सकते हैं, अपन पशुओं के पास रखते हैं तो पशु भी उसको खा सकते हैं, तो उससे अपनी जनधन की हानि हो सकती है। तो बीज उपचार के बाद जितनी भी बीज कल्चर के बाद जितनी भी वो रहती है तो उसको अपन वहाँ पे सोचते हैं कि नष्ट कर देना चाहिए। बीज कल्चर के सीड कल्चर के बाद आप वहाँ पे एक बोर्ड लगा सकते हैं कि ये सीड ट्रीटमेंट है इसमें, तो इसमें पशु ना लें, या वहाँ पे अपने जो दवाई के कल्चर के पैकेट रहते हैं वो भी अपन बंड पे डाल सकते हैं खेत से। तो उससे अपन जो किसान रहते हैं या चारा गाय रहते हैं वो अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे दवाई डली है, इसमें सीड ट्रीटमेंट हुआ है, तो यहाँ पे इस खेत के आसपास कोई पशु ना ले जाए। तो ये बहुत सारी सावधानियाँ हैं इसके लिए, लेकिन इसके लिए जो मेथड कल्चर का मेथड बनाया गया है वो यही प्रोसेस है कि सबसे जो किसान भाइयों के पास मशीन है तो मशीन से करें, मटका है तो मटके से करें, नहीं या तो नॉर्मल आप कहीं पे फर्श बिछा के या फर्श से नॉर्मल तो उस पर भी आप बीज कल्चर कर सकते हैं। सर, तो आपने जैसे बताया कि बीज कल्चर कैसे जो विधियां हैं अपनाई जाएं और क्या क्या सावधानियां रखनी जाएं, क्या क्या सावधानियां रखी जाएं। तो जो ये सावधानियां रखी जाएं तो आपने बताया कि बच्चों को इससे नुकसान हो सकता है, पशुओं को नुकसान हो सकता है, और किन किन चीज़ों को इससे नुकसान हो सकता है। जैसे अपन कहीं ये सीड को और कहीं माने फेंकते हैं, डिस्ट्रॉय पक्षी हैं, एनवायरनमेंट भी अपना उससे डिस्टर्ब हो सकता है। और सबसे ज़्यादा हो सकता है कि अपन कहीं पानी के स्रोत के पास उस सीड को नष्ट करते हैं तो पानी को नुकसान हो सकता है। ज़्यादा जितने भी आप कल्चर या अपन बीज उपचार करते हैं सभी से एक हानि होती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए उतने ही सीड का कल्चर करें जितना आपको ज़रूरत है। इसलिए हमेशा किसान भाइयों को बोलते हैं कि उतनी ही दवाई खरीदें जितनी आपको लगना है। किसान भाई क्या करते हैं कि इस साल दवाई पूरा पैकेट लिया, अगली साल के लिए उसको रख लेते हैं। तो ऐसा ना करें जिससे कि वो कहीं ना कहीं आपको हानि होगी, या तो दवाई की हानि होगी या आपके यहाँ जनधन की हानि हो सकती है। उसको दवाई को पशु या कुछ कर सकते हैं, या आप उसको कहीं भी डिस्ट्रॉय करेंगे तो आपकी सॉइल को हानि होगी, सॉइल को नहीं होगी तो एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं जो दवाई यूज हो रही पूरे अपने भारत में वो कहीं ना कहीं आपको हानि पहुंचा रही है, उससे ये सभी हानि होती है। सर, आपने बताया कि जो ये दवाई है पानी को नुकसान पहुंचा रही है और हमारे जो पर्यावरण है इसको ख़राब कर रही है। सर, लेकिन जो ये दवाइयां हैं आपने बताया कि 1 साल बाद भी किसान इसे यूज़ कर लेते हैं, तो कब तक इन दवाइयों का उपयोग किया जा सकता है, कितना समय है, उसका अंतराल कितना है। जैसे सभी दवाइयों के आप उस पर लिफाफे या डिब्बे पे देखोगे तो उनकी हर चीज़ उस पर लिखी, कितनी विषाक्तता है, कितनी इसमें अनविषाक्तता टॉक्सिसिटी है। तो हर किसी का अलग अलग लेवल होता है, हर किसी की एक दवाई की वो मात्रा लिखी रहती है, उसी पे हर दवाई की ये भी लिखी रहती है कि ये किस साल तक के लिए वैलिड है। तो हर दवाई की एक्सपायरी डेट उस पर लिखी रहती है, उसके ही अपन को अंदर में या उसी दिनांक में उसको यूज करना चाहिए। उसके बाद कहीं हो जाती है तो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। डिस्ट्रॉय का सबसे अच्छा मेथड है कि सॉइल में दबा देना चाहिए, तो आपकी थोड़ी सी ही सॉइल खराब होगी। सर, मतलब कि डिस्ट्रॉय करने के लिए भी हमें मिट्टी का ही उपयोग करना पड़ेगा और मिट्टी को भी इससे नुकसान होगा। सर, मिट्टी को अगर जहाँ पे हम उस दवाई को दफना देते हैं तो उस जगह पे जो मिट्टी खराब हो जाएगी, तो क्या उसमें बीजोपचार करना संभव नहीं होगा। नहीं, वो जैसे मैक्सिमम किसान भाई ऐसी जगह को यूज करते हैं जहाँ पे अपन को फसल नहीं उगाना। जैसे खेत की नाली में नाली जब सूख जाती है तो वहाँ पे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो उससे खेत में और नाली से दूर रहती है। ऐसी जगह जहाँ बंजर भूमि रहती है वहाँ पे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, मेरी माटी मेरा खेत कार्यक्रम में जो हमारे साथ आज सदस्य मौजूद रहे और बीजोपचार से संबंधित इतनी जानकारियाँ दी, तो सर आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपने देखा कि बीजोपचार की जो विधियां हैं वो कैसे अपनाई जाए और अपनी फसलों को अच्छा किया जाए और एक बेहतर कृषि जो समाज को दी जा सके, उसके बारे में आज सर से बात हुई। और इसी के साथ हम लेकर आएंगे ऐसे नई नई जानकारियां कृषि से संबंधित। आप सभी भाई हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहिए रेडियो कर्मवीर 90.0 FM जनगण मन की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ हम सब थामे हाथ, गांव शहर के करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात।